Welcome, Fox. So now we are going to start it off chapter 9th of ancient history. I hope you are enjoying the sessions. I hope you are learning a lot of things and now things are becoming easier to remember. Now let's get started with chapter 9th that will deal more about the later Vedic period because earlier we had discussed about Rig Veda and all. So let's get started directly with it. So guys, basically this is more about later Vedic period because we had already discussed about early Vedic period जहाँ पे हमने ऋग्वेदा की बात की थी। और अगर हम लेटर Vedic period और जो अर्लियर Vedic period था उनकी टाइम ड्यूरेशन की भी बात करें तो अर्ली Vedic period जो उसका टाइम रेंज एक्सटेंड करता है वो करता है 1500 BC से लेके 1000 BC तक। और अगर हम लेटर Vedic period की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो टाइम रेंज रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 1000 BC to 600 BC. So this is the time where through which we can categorize more about later Vedic period और अर्ली Vedic period. इसमें हम लोगों ने देखा, मतलब पहली वीडियो में हमने ये देख लिया है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है दैट वाज अबाउट ऋग्वेदा और उसमें जो कंडीशंस थी, जैसी सोसाइटी थी, वो सब चीज हमने देख ली है. अब हम ये देख रहे हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में चीजें कैसे आगे बढ़ी. अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें वहां पे हम ऋग्वेदा की बात करते हैं और यहाँ पे हम लेटर 3 वेदास के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट. सो फर्स्टली संहितास के बारे में डिस्कस करते हैं, पर संहिता से पहले आई वांट टू डिस्कस कि यहाँ पे टोटल 4 वेदास है. अगर हम अपने वेदास की बात करें तो फर्स्ट वेदा हमने पहले डिस्कस कर लिया ऋग्वेदा, फिर है यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद. ये 4 हमारे पास वेदास हैं. इसमें हम अथर्ववेद को अलग से देखते हैं और पहले हम देखते हैं ऋग्वेद. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद. ऋग्वेदा में उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें जो फोर्सेस हैं, डिफरेंट फोर्सेस हैं, इंद्र वगैरह के थ्रू, इंद्र अग्नि जो उनके देवता है उनके थ्रू हमें उनकी वर्शिप करनी चाहिए, वो उसकी वर्शिप करते थे. अब यजुर्वेद में वो वर्शिप करनी कैसे है उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस बता दी. तो ये हो गया यजुर्वेद, क्योंकि जब आपने बोला कि ठीक है वर्शिप करना है, उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो भी सॉलिडिफाई होना चाहिए, तो हम उसे यजुर्वेद में बोलते हैं. फिर बात आती है सामवेद. सामवेद इज मोर अबाउट जो हम ट्यूनिफिकेशन या उसे किस तरह से पढ़ना है. देखो, अगर आप किसी भी धर्म में नोटिस करोगे तो उसमें हम देखोगे कि जो भी उन्होंने चैंट्स बताए हैं उन्हें प्रॉपरली सिंग करने के लिए प्रॉपर म्यूजिक बताया गया है. क्योंकि इट्स नॉर्मली सेड कि जब भी कोई भी धर्म ले लो, हर धर्म में म्यूजिक की बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस रहती है, स्पेशल स्पेस रहता है. बिकॉज ठीक है, इस धरती पे चैंटिंग के लिए वर्ड्स जरूरी है, मगर उसके साथ साथ ट्यूनिफिकेशन बहुत जरूरी है. और अगर आप किसी पर्टिकुलर धर्म की बात करो, फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सिखिज्म, तो सिखिज्म में राग में वो सारी चीजें लिखी गई हैं कि जो भी गुरबाणी थी वो रागों में उचारी गई है, ताकि ऐसा बोला जाता था कि जो राग ऊपर से मतलब जो हायर फोर्सेस से राग मिलते थे वो रागों में उन्हें गाया जाता था मर्दाने के थ्रू, जब गुरु नानक देव जी अपनी जो बानी थी उसे उचारते थे. तो हमेशा याद रखना कि जितनी इंपॉर्टेंस वर्ड्स की है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी धुनी की है. धुनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो इसीलिए यहाँ पे भी सामवेद में हमने पहले ये देख लिया कि ठीक है हमें किन किन फोर्सेस की पूजा करनी है. फिर हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस लिख दी यजुर्वेद में. फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस के बाद ठीक है इंस्ट्रक्शन सब क्लियर हो गया, अब उन्हें चैंट कैसे करना है, ट्यूनिफिकेशन जो था वो बता दिया सामवेद में. और फिर फोर्थ वेद जो आता है जो डिफरेंट था वो था अथर्ववेद. अथर्ववेद डिफरेंट ये था, देखो मैं आपसे पहले भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो ये हमारे रिलीजियस सो कॉल्ड रिलीजियस टेक्स्ट है, ये हमारी लाइफ के डिफरेंट जितने भी सॉर्ट ऑफ हमारी ज़रूरतें हैं सबको पूरा करने के लिए था. तो अब हमने ये तो सिर्फ धर्म की बात करी और ठीक है चलो अच्छी चीज हो गई. उसके बाद अगर हमारी लाइफ में कोई सफरिंग आती है, क्योंकि हमारे धर्म को सबसे ज्यादा कौन चीज हिला सकती है, कौन सी चीज हिला सकती है, सफरिंग. जो हम जिन सफरिंग्स में से निकलते हैं, क्योंकि समहाउ हम लोग अपनी लाइफ में जानते हैं जब तक सब अच्छा चल रहा है तब तक हम भी अच्छे से भगवान को मान के खुशी से आगे बढ़ते हैं. जिस दिन हमारे साथ कुछ गलत होता है उसी दिन हम भगवान को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. सो दैट मीन्स कि वो वाला प्रॉब्लम आता है. तो अब वो वाली चीज को भी टैकल करना था, मतलब वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स किसी भी सॉर्ट में आ सकती है. आज तो हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, क्वेश्चन जो हमने तैयार किया था वो नहीं आया, जो हमने सोचा था वो वाली मूवी नहीं आई, हमने जो सोचा था वैसी वाला चीजें हमारी लाइफ में नहीं हो रही है, मेरी वीडियो में ऐसा हो रहा है या मेरी जो कन्वर्सेशन है वो सही नहीं हो रही. पर उस समय में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती थी, प्रॉब्लम्स वर मोर अबाउट डिजीजेस वगैरह जो होते हैं.
तो वो डिजीजेस जो वो उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन चीज़ों के बारे में कि इंस्ट्रक्शंस की उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, कैसे वो डिजीजेस से आप बच सकते हो, ये सारी चीज़ें किसमें लिखा था? अथर्ववेद में। तो 3 वेदास को आप एक तरह से देखोगे तो वो एक सिमिलर लाइन्स पे है, गॉड वाली लाइन्स पे, पर लाइक लाइफ इज मोर अबाउट परमारथ और स्वार्थ दोनों चलते हैं साइड बाय साइड, राइट? तो हमने वो 3 वेदास में परमारथ डिस्कस कर लिया और 4th वेदास जो था अथर्ववेद, दिस इज मोर अबाउट स्वार्थ। तो इस तरह से आप 4 वेदास याद कर सकते हो। So this was first thing that I wanted to discuss. Now let's move toward the pointers that we had made in this particular mind map. So firstly, collection of Vedic hymns and और mantras were known as samhitas. अगर हम वेद्स पढ़ रहे हैं तो वेद्स जितने भी ये चारों वेद हमने डिस्कस किए, इन चारों वेदों को और अच्छे से समझने के लिए हर वेद को, हर पर्टिकुलर वेद को फर्दर 4 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसकी स्टडीज के लिए। संहितास, अब संहितास की अगर हम फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है अगर उसके बारे में हम डिस्कस करें तो संहितास में क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास, कि जो वेद्स है, जो हमारे वेद है, चाहे वो ऋग, सपोज हम अभी ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद में जो हाइम्स वगैरह है उनकी कलेक्शंस को संहिता बोल देते हैं। फिर आता है ब्राह्मणा। ब्राह्मणा में आता है कि ठीक है, संहिता में हमने देख लिया वो हाइम्स हमारे उस पर्टिकुलर वेद में कौन से थे, अब उन हाइम्स को किस तरह से हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे वो आ गया ब्राह्मणा में। अब देखो ब्राह्मण का वैसे भी क्या काम था कि जो भी चीजें हैं, जो हाइम्स है, उसे प्रैक्टिकलिटी में वो परफॉर्म करते हैं, राइट? जब भी यज्ञ होता है तो वो सारे वो चीजें पढ़ते हैं, मंत्र वगैरह, तो ब्राह्मणा में वो आ गया। संहिता में आ गया जो भी मंत्र या हाइम्स बोल रहे हम वो सब कुछ है, उन्हें हम संहिता में बोल रहे हैं। फिर जो उनकी प्रैक्टिकली है इम्प्लीमेंटेशन वो आ गया ब्राह्मणा में। और फिर थर्ड आता है अरंक्या। अरंक्या इज मोर अबाउट जब आपको वो परफॉर्म करना है, वो ब्राह्मणा ने या जिसने भी ब्राह्मण ने जब वो परफॉर्म करना है तब उस समय क्या क्या ऑब्जर्वेंस उन्हें रखनी पड़ती है, वो सब आ गया अरंक्या में। और फिर 4th क्लासिफिकेशन या 4th कैटेगरी जो हम लोग बोल सकते हैं वाइल स्टडिंग वेदास, वो क्या है? उपनिषद, जिसमें कि फुट नोट्स वगैरह आ जाते हैं। सो बेसिकली हमने क्या समझा, हमारे पास 4 वेदास है, दैट्स क्लियर, राइट? उन 4 वेदास की फर्दर स्टडी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है संहिता, जिसमें कि हाइम्स और मंत्रास लिखे हैं, कि मतलब हमने उसको कैटेगराइज किया। फिर ब्राह्मणा मतलब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अरंक्या मतलब कि उसके जब उसे इम्प्लीमेंट करना है तो उसके उस समय में हमें क्या क्या ऑब्जर्वेंस रखनी होती है, क्या क्या हमें नियमों का पालन करना है, टाइप्स। एंड 4th विल बी उपनिषद, मतलब कि उसके फुटनोट्स क्या है। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज या 4 पार्ट्स थ्रू विच वी रीड वेदास और विच वी अंडरस्टैंड वेदास। अब फिर आता है ज्ञान खंड, कर्म खंड, राइट? ये आप लोगों ने अपने धर्म में मतलब नॉर्मली सुना होगा। सो व्हेन वी कंसीडर द अपवर्ड लाइक संहितास, और अगर हम ब्राह्मणास की बात करें, दीज आर मोर रिलेटेड टू कर्म खंड, बिकॉज वहां पे कार्मिक चीजें ज्यादा है। एंड बिलो दैट व्हाट वी हैड डिस्कस्ड अवर अरंक्या और उसके बाद उपनिषद, दीज आर मोर रिलेटेड टू ज्ञान खंड, बिकॉज वहां पे ज्ञान की चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो कैसे? देखो, जब हम हाइम्स वगैरह की बात कर रहे हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो हम कर्म कर रहे हैं। अगर हम उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेंस रखेंगे कि हमें नियमों का क्या क्या पालन करना है, वो इंटरनली है, दैट्स नॉट मोर अबाउट कि जैसे आपको वो ज्ञान है तभी आप उन चीजों को करोगे, राइट? उसके बाद उपनिषद फुटनोट्स जो हैं, तो दीज आर मोर रिलेटेड टू ज्ञान वाला पार्ट। सो दैट्स हाउ वी कैन कैटेगराइज देम। सो आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। आई हैड डिवोटेड लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर बिकॉज आई वांटेड इट टू बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। अदरवाइज व्हाट वी डू इज हम लोग उसे पढ़ते हैं बट इट्स मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैड रिटन डाउन। सो बेसिकली देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, let me not include अथर्ववेद here, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद जो है वो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में अच्छे से डिस्कस किया। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे यजुर्वेद में कि उनको जैसे हमने जो भी रिचुअल्स करने हैं उन्हें कैसे परफॉर्म करना है। सामवेद उसको चैंटिंग जो है उसे म्यूजिकल फॉर्म में कैसे रखना है। अथर्ववेद कि अगर डिजीजेस वगैरह आते हैं तो उनको हमें कैसे डील करना है। और ये 4 वेदास को पढ़ने के लिए हम फर्दर इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए इजी हो जाए। और फर्स्ट आता है संहिता, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे मोर अबाउट हाइम्स और मंत्रास को कैटेगराइज करके हम उसे स्टडी करते हैं। ब्राह्मणा की उन्हें फिर हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अरंक्या मतलब हम कैसे क्या क्या हमें ऑब्जर्वेंस रखनी है while performing those rituals. And then the 4th one is Upanishad. Upanishad will be more about the footnotes. So basically the Upanishad and the Arankya, these are the
these are the things which we do, like these are more associated toward the ज्ञान खंड, and samhitas की बात करें और brahmanas की बात करें, these are more associated with कर्म खंड. So this is how हम लोग बहुत अच्छे से मतलब हमने summarize किया है more about the Vedas of India. So then let's come back to the mind note now. So we had understood कि collection of Vedic hymns और mantras को samhitas बोलते हैं, और अगर हम ट्यूनिफिकेशन करना हो ऋग्वेदा का, वो हमने कहाँ किया हुआ है, सामवेद में. अदर टू आर यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, वो हमने डिस्कस कर लिया. जब भी ये जो हमने 4 पार्ट्स देखे ना, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका और उसके बाद उपनिषद, दीज आर द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वेदा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड देम. अब देखो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे हम लोग पॉलिटी का एग्जांपल लेते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार सब पढ़ने से अच्छा क्या करते हैं, हम उसको चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया हुआ है. ये फंडामेंटल राइट्स का है सेक्शन है ना, और ये उसका है, ये उसका है, मतलब ड्यूटीज का है, सपोज कीजिए ये यूनियन एंड स्टेट्स का है. तो वैसे ही वो जो फर्दर क्लासिफिकेशंस की हुई है, वो हमने अपनी बेटरमेंट के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए की है, कि हम पर्टिकुलर चीजें जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस सेक्शन के अंदर डाल देते हैं, ताकि हमें पढ़ना और समझना कल को आसान हो जाए. वही यहाँ पे भी है कि हम लोगों ने संहिता वगैरह ये 4 फर्दर क्लासिफिकेशन में इसलिए रखा है ताकि हमें कल को उसको समझना आसान हो जाए. अब अगर संहिता की बात कर रहे हैं तो सीधा माइंड में क्लियर हो जाएगा, अच्छा इसमें हाइम्स वगैरह लिखी हैं. अगर ब्राह्मणा की बात है तो इट विल बी मोर अबाउट कि उसको कैसे हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है. सो दिस इज हाउ थिंग्स बिकम इजी इफ वी जस्ट वेंट ऑन क्लासिफाइंग देम. और यही हमें अपनी स्टडीज में भी करना है ताकि हम चीजें और आसानी से समझ सकें. So this is about Samved. Now Yajurved also contains rituals. वो हमने देख लिया है कि rituals के बारे में है कि किस तरह से हमें उन्हें implement करना है. अथर्ववेद contains charms and spells toward of ills and diseases, कि हमें diseases से या ये जो पूरी चीजें हैं इनसे कैसे बचना है, तो उनके बारे में. अब देखो यहाँ charms and spells इसलिए बोला है, जब आप किसी चीज को substitute नहीं कर सकते हो किसी भी फॉर्म में by scientific reason, तो हम उसे charms and spells बोलते हैं. अब उसका देखो एग्जाम्पल देखिए, जब हम लोग जैसे अगर आप, ये हमें भी पता है कि हमने जब ऋग्वेदा में भी देखा कि अग्नि के ऊपर इंद्र उनका प्रोमिनेंट जो गुरु थे या प्रोमिनेंट गॉड थे, उसके बाद सेकंड प्रोमिनेंस में जो थे वो कौन से थे, अग्नि. क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि अग्नि जो है वो मीडियम है through which we are like interacting with the higher or supreme power और energy. क्योंकि जब हम अपना यज्ञ कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो अग्नि के थ्रू ही जो धुआं उठता है उससे वो हमारी चैंटिंग गॉड तक जाती है. मतलब दिस इज द वे हाउ दे परफॉर्म थिंग्स. सो अब देखो हम लोग जैसे कोई भी कुछ भी अगर हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो आपको पता है उसमें आहुति दी जाती है, बहुत सारी चीजें डलती हैं. आजकल दिस इज मोर अबाउट कि चलो ठीक है करती है, हमें वो अंधविश्वास लग सकता है, हम उन्हें इन सो कॉल्ड कैटेगरीज में गिन सकते हैं. बट अगर आप वैसे देखो तो उनमें जो जो चीजें डलती है, अगर हम उनको साइंटिफिकली सोचे तो उनसे क्या होता है, मच्छर वगैरह या जो भी इस तरह की गलत चीजें जो हवा में होती है, पॉल्यूशन एंड ऑल, तो वो चीजें थोड़ा सा सटल हो जाए इसलिए उसमें इन चीजों की आहुति दी जाती है. अब इसे आप समझने की कोशिश करोगे देन यू विल गेट साइंटिफिक आंसर्स फॉर दैट. अदरवाइज यू कैन कंसीडर देम टू बी मोर अबाउट द सुपरस्टिशन थिंग. तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई बेस नहीं था, बट वी आर नॉट एबल टू जस्ट कॉम्प्रीहेंड थिंग्स. सो दैट्स हाउ इट्स नोन एज कि अथर्ववेद में जो लिखा है दीज आर मोर रिलेटेड टू चार्म्स एंड स्पेल. बिकॉज ऐसा तो था नहीं कि वो वहां पे सर्जरी करके दे विल बिकम मेक यू एबल टू मूव अहेड और आपका डिजीज खत्म कर देंगे. तो इसलिए वो उनका जो वे फॉरवर्ड था वो चार्म्स और स्पेल्स के ऊपर हम लोग बोल देते हैं. सो दीज आर द 4 वेदास, राइट. और अभी हम जब अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो हम ऋग्वेदा की बात करते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट लेटर 3 वेदास. Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills हैं, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं. And everything is intact with you. आपके पास सारे skill set है, जितनी आप grind में से निकल
रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now तो उसे कैसे monetize कर सकते. So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके. So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. देन कम ब्राह्मणास, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन सोशल एंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ रिचुअल्स, कि वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सब कुछ ब्राह्मणास में लिखा है. एंड दीज आर, दैट्स हाउ इट्स रिटन ना, कि रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला, कि रिचुअल्स कैसे करने हैं उसका पूरा पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, और सोशल और रिलीजियस मीनिंग्स बताते हैं कि उन रिचुअल्स के क्या है, कैसे हमें मूव फॉरवर्ड करना है. पीपल, अच्छा ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये खत्म हो जाता है मोर अबाउट द वेदास वाला पार्ट. अब आते हैं हम, देखो जब हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं तो वी विल नॉट बी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द वेदास एंड ऑल, बट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट अदर सोशो कंडीशंस और हाउ थिंग्स वर वर्किंग, गॉड्स कौन से थे प्रोमिनेंस में, क्योंकि देखो टाइम के साथ ना गॉड्स का प्रेफरेंस भी चेंज होता है, बिकॉज वी आर वेरी सेल्फिश, सो वी वर्क एंड वी प्रेज गॉड्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. इस तरह से इंसान वर्क करता है. सो हमें वो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेटर वैदिक पीरियड. सो नाउ लेट्स मूव आवर गियर्स टुवर्ड द डिशेस पार्ट एंड ऑल. सो पीपल यूज earthen bowl and dishes, painted pottery, painted grey pottery, like let me make it right. Painted grey ware. They also used iron weapons. देखो अब आयरन का यूज बढ़ता जा रहा है, और लेटर वैदिक पीरियड में अभी हम आगे भी देखेंगे कि जो आयरन था उसका यूसेज बढ़ा, आयरन का यूसेज बढ़ा, तो डेफिनेटली जो ये आर्यंस थे, ये गंगेटिक प्लेन्स थे, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि उनके पास आयरन आ गया था, तो बहुत ईजिली जंगलों को काट के वो आगे आगे बढ़ते चले गए और अपनी सेटलमेंट्स करते चले गए. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्कड फॉर देम. तो अब यहाँ पे जो पॉटरी थी, ऑल्दो देयर इज, मतलब जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज मोर अबाउट पेंटेड ग्रेवियर, बट हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की पॉटरीज का यूसेज हुआ. क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज अ टाइम वेयर जो ऋग्वेदा वाला वो सारी चीजें हैं वो तो यहाँ पे थी, राइट. तो वो ओकर वाली जो पेंटिंग थी, पेंटेड वेयर्स थे, ओकर पेंटेड वेयर्स थे, वो तो थे ही थे. उसके साथ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोट्रीज भी इंट्रोड्यूस हो गई थी इस समय तक. So that's how different type of potteries get into force when we discuss about later Vedic periods. Then Aryans expanded from Punjab over whole of Western UP. Western UP क्यों? क्योंकि उनके पास, वही मैं बोल रही हूँ, आयरन आ गया था. सो आयरन एक्सेस का यूज करके दे वर एबल टू जस्ट मूव फॉरवर्ड इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन, सो दैट कि वो अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ा सके, और वो धीरे धीरे गंगेटिक प्लेन्स में अपने आप को सेटल करते चले गए. अब ये सोचो कि वो गंगेटिक प्लेन्स में ही क्यों सेटल होते चले गए, क्योंकि एट द डे एंड वो अब फार्मर्स थे, राइट. एग्रीकल्चर इकोनॉमी बन गई थी. ऑल्दो जब आर्यंस इंडिया में आए दे वर मोर अबाउट द पेस्टुरल वन, बट अब वो जब इंडिया में जैसे जैसे सेटल हो गए एसिमिलेशन से, दे वर ऑल्सो टुवर्ड द एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी, एंड बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव दे वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड लीडिंग देयर लाइफ अराउंड द रिवर, या रिवर के कोर्स के अराउंड रहना चाहते थे, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, राइट, कि किस तरह से वो फ्लड प्लेन्स का यूज करके अपनी फार्मिंग को एनहांस कर रहे थे, और दे वर एबल टू जस्ट प्रोड्यूस लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बार्ले वगैरह, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन हो रहा था, ये प्रोडक्शन हो रहा था. So then come history of Kuru tribe is important for Battle of Bharata, which is main theme of great epic called Mahabharat, war between Kauravas and Pandavas, both belong to Kuru clan. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है द बैटल ऑफ 10 किंग्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल रहता है, और यही यहाँ पे बताया कि जो कुरु ट्राइब की जो हिस्ट्री है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल वी आर अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया और भारत. एंड भारत का या भारता ट्राइब का इन्फ्लुएंस या एग्जिस्टेंस समझना इसलिए भी जरूरी होता है, जब इंडिया का नाम भारत है तो हमें भारता ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए, और somehow if like this is also related to Mahabharata. And now you can think of, although we always claim that Mahabharata is religious text, it is religious text, but उसमें कुछ इस तरह की themes भी हैं, मतलब अगर वो clan system से हम associate करके समझें, so this is more about the thing that is for all the Indians that live in India, because वो भारता ट्राइब, क्योंकि आगे अभी मैं आपको समझाऊंगी कि ये भारता ट्राइब क्या है, कुरु ट्राइब क्या है,
तो पर basically understand this is more related to existence of India and the name of India itself. So being an Indian, we all must know about the battle of 10 kings and the existence of Kuru tribe. So, and please be very much into the zone of understanding things from tribal perspective rather than being into religious one, क्योंकि वो अलग चीज है. So now let's discuss about the battle of 10 kings. पहली बात, पहला डिस्क्लेमर ये है, बैटल ऑफ 10 किंग्स डजंट मीन कि जो बैटल था वो बिटवीन द 10 किंग्स था, बिकॉज नेम ऐसा दिया गया है, बट नॉर्मली मोर ट्राइब्स वर देयर इन द बैटल. First thing. Second thing, when we are going to discuss about Bharata tribe, so please understand that Bhartas were those that were ancestors of Kuru. और अब बात होती है स्टार्ट भारता ट्राइब की. तो जो भारता ट्राइब थे उनके फर्स्ट रूलर थे दैट वाज सुदास. सो दे वर रूलिंग एट कुरुक्षेत्र, मतलब उनका जो रूलिंग एरिया था दैट वाज दे वर प्लेस्ड एट कुरुक्षेत्र एंड दे वांटेड टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस टुवर्ड द वेस्ट साइड. So later on what happened, a lot of battles were there and all, and they were headed by, or they were having the priest with them named as Vishwamitra, but later on they replaced them with Vashishta. But definitely no one will be happy while getting replaced. So what Vishwamitra did, उन्होंने साथ वाली जो different tribes थी and all, उनके साथ जाके conspiracy made up की and all those things, and then उनका बीच में फाइटिंग एंड ऑल चलता रहा. देन डिसिसिव फाइट जो था वो था बैटल ऑफ 10 किंग्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी. सो व्हाट हैपेंड वाज दे ट्राइड टू मेक डैम ओवर द रिवर रावी, और वो उसमें फेल हो गए, और जो पुरु ट्राइब थी उनके जो किंग थे वो तो वहां पे लॉस्ट, उन्होंने उन्हें लॉस कर दिया. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट हैपेंड कि जो लोग, जो डिफरेंट ट्राइब्स थी, उन्हें वहां से मूव आउट करना पड़ा. अब मूव आउट कैसे करना पड़ा कि जैसे पुरु ट्राइब की हम बात कर रहे हैं तो पुरु के जो किंग थे वो डेड हो गए, तो फिर जो बाकी जो लोग थे, तो पुरु ट्राइब और भारता ट्राइब को ने अपने आप मिलके मतलब भारता और पुरु की ज्वाइंट से कुरु ट्राइब बनी. कुरु ट्राइब में ही वो फिर वो आगे पांडवा एंड ऑल ये सब चला, जो कि भारत जो महाभारत थी तो उसमें जो ट्राइब थी वो कुरु ट्राइब थी. तो बेसिकली हुआ क्या, बिकॉज ऑफ दिस बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो ये भारतास थे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी कैप्चर कर ली. वो कैसे, पुरु ट्राइब की, मैंने आपको बताया पुरु और वो मिल गए थे और वो कुरु ट्राइब बना. फिर थे यदु ट्राइब, तो वो अपने आप मूव आउट कर गए ईस्टवर्ड, और ईस्टवर्ड मूव आउट करने से जो यदु ट्राइब थी वो लेटर ऑन, आज हम जिन्हें यादवास बोलते हैं, ये यादव्स बोलते हैं, तो वो यदु ट्राइब से ही थे. और फिर अनु ट्राइब है, वो अब जो यदु ट्राइब थी वो ईस्टवर्ड चली, और जो अनु ट्राइब थी वो वेस्टवर्ड. तो उन्होंने, अनु ट्राइब जो थी वो वेस्टवर्ड चल के उन्होंने सिंध वाला एरिया कैप्चर कर लिया. फिर जो ये पख्ता क्लैन था ये पर्शिया में चला गया, तो पर्शियन बन गए. तो इस तरह से ये जो ट्राइब से ये अपनी अपनी जगह से मिसप्लेस हुई या डिस्प्लेस हुई, और ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया या जोन्स में अपने आप को इन्होंने सेटल डाउन किया. सो बेसिकली हमने क्या समझा कि जो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स थी, ये इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि इससे पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई, और डिफरेंट ट्राइब्स जो थी या क्लैंस जो थे वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए. और फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स में क्या हुआ है कि जो भारता ट्राइब थी, पुरु किंग उनके नहीं रहे थे, तो भारता प्लस पुरु बिकेम कुरु ट्राइब या कुरु क्लैन, विच लेटर ऑन, मतलब जो ये पांडवास एंड ऑल थे, दे वर बिलोंगिंग फ्रॉम कुरु ट्राइब. ठीक है, तो ये है बैटल ऑफ 10 किंग्स. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा यहाँ क्या रख रहा है कि ये जो पूरी बैटल थी, इसने ये डिसाइड किया कि कौन कहाँ पे रहेगा. और महाभारत जो कल बाद में जो महाभारत हुआ भी था, तो महाभारत में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, तो इसमें जो ट्राइब थी वो कौन सी थी, कुरु ट्राइब. सो आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और मेक सेंस ऑफ battle of 10 kings, and this is how things changed. This is how tribes displaced from one place to another. So that's how this is written over there. History of Kuru tribe is important for battle of Bharata, क्योंकि Bharata plus Puru made Kuru, right? So which is main theme of great epic called Mahabharata, war between Kauravas and Pandavas, और जो कि दोनों कुरु क्लैन से ही थे. अब देखो, महाभारता मतलब महाभारत थी, बहुत बड़ा भारत था, राइट? सो दिस इज मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच आई हैड एक्सप्लेन्ड एंड टेक लॉट ऑफ टाइम while making it explained. Hey guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder, if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work, and I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that, because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you.
So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So later things like later Vedic economy, organization, social organization and gods, these we will continue in the next video because I don't want to extend it further, although the video itself had become very large in extent. So we will continue our discussion from the next video, but I want you to just write it down in the summary part what you had learned from this particular video, because time until you will not write it down, you will just forget each and everything that you had learned from this video. So I want you to just summarize that in the comment box given below. I will meet you in the next video. Till then, bye bye.